Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video we have started mutation, that is a large change. म्यूटेशन में जो क्रोमोसोम नंबर और क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कि क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होने के कारण और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होने के कारण जो वेरिएशन आती है, जो लार्ज वेरिएशन आती है, कि जो म्यूटेशन होती है वो हम लोगों ने पढ़ ली है और आज हम पढ़ेंगे दैट इज द जीन म्यूटेशन। ठीक है, सिंगल पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं इसको, जीन म्यूटेशन कहते हैं। और उसमें जो पहला टाइप है दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक नाइट्रोजनस बेस को रिप्लेस कर देते हैं। या तो जो प्यूरिन्स और पिरामिडिन, हमें पता है कि जो डीएनए है वो दो क्या है, इट इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो दो तरह के होते हैं। प्यूरिन दैट इज अ डबल रिंग स्ट्रक्चर एंड द पिरामिडिन दैट इज अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो प्यूरिन की बात करें दैट इज एडेनिन एंड द गुआनिन, वहीं पिरामिडिन की बात करें दैट इज साइटोसिन, थायमिन एंड द यूरासिल इन केस ऑफ आरएनए। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग म्यूटेशन डीएनए की बात करें, चेंजेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो म्यूटेशन में जो टाइप है दैट इज ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन में क्या होता है बेटा कि जो रिप्लेसमेंट हो रही है वो किसकी हो रही है, एक प्यूरिन की दूसरे प्यूरिन के साथ रिप्लेसमेंट हो रही है। देखो जब क्लासेस में, स्कूल में कई बार क्या रहता है कि जब टीचर्स नहीं आते तो कहते हैं किसकी सब्स्टिट्यूशन लगी है, मतलब उस टीचर की जगह कौन आएगा। तो यहाँ पे भी वही सब्स्टिट्यूशन है कि एक जो नाइट्रोजनस बेस है उसकी जगह कोई दूसरा आएगा, दूसरा चेंज हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। तो अगर वो प्यूरिन से प्यूरिन रिप्लेस हो रहा है, मतलब साइंस टीचर की जगह दूसरा साइंस टीचर आ गया, इंग्लिश टीचर की जगह दूसरा इंग्लिश टीचर आ गया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, दैट इज द ट्रांजिशन। ठीक है, प्यूरिन की जगह प्यूरिन रिप्लेस हो गया और पिरामिडिन की जगह पिरामिडिन रिप्लेस हो गया। तो अब ये जो ट्रांजिशन है ये होती कैसे है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ट्रांजिशन, कैसे इंड्यूस करेंगे ट्रांजिशन को, कैसे रिप्लेस करेंगे हम लोग नाइट्रोजनस बेसिस को। तो उसमें पहला आता है दैट इज टोटोमराइजेशन, टोटोमर्स की फॉर्मेशन जो होती है। ठीक है, जो नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड क्या कर देता है, नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। Nitrous acid that changes the structure of the nitrogenous bases, और जो नाइट्रोजनस का बेसिस चेंज होने के बाद जो दूसरा जो स्ट्रक्चर बनता है चेंज नाइट्रोजनस बेस दैट इज नोन एज टोटोमर। क्या कहते हैं इसको, टोटोमर। ठीक है, तो पहला हो गया टोटोमराइजेशन। सेकेंड इज आयनाइजेशन। आयोनाइजेशन में क्या रहता है कि जो एक्सरेज हैं वो नाइट्रोजनस बेसिस को उनके आयंस में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, एंड दैट इज नोन एज ट्रांजिशन बाय आयोनाइजेशन। ठीक है, थर्ड है बेस एनालॉग्स। बेस एनालॉग्स वो केमिकल्स हैं, वो ऐसे केमिकल्स हैं जिनका जो फंक्शन है वो बिल्कुल सेम रहता है, किसकी तरह, नाइट्रोजनस बेसिस की तरह। तो उन केमिकल्स को हम कहते हैं बेस एनालॉग्स। बेस एनालॉग्स वो केमिकल्स जिनका स्ट्रक्चर नाइट्रोजनस बेसिस की तरह होता है, बिल्कुल सॉरी उनका जो फंक्शन है वो नाइट्रोजनस बेसिस की तरह होता है, बिल्कुल सेम उन्हीं की तरह वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है बेस एनालॉग्स का कि इसका बेस एनालॉग कौन है। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द एडेनिन। तो एडेनिन का जो बेस एनालॉग है वो है अमीनो प्यूरिन। ठीक है, थायमीन का जो बेस एनालॉग है दैट इज 5 ब्रोमो यूरासिल। ग्वानिन का है दैट इज 5 आयलो यूरासिल एंड साइटोसिन का है दैट इज 5 क्लोरो यूरासिल। ठीक है, तो ये क्या है, दीज आर द बेस एनालॉग्स। तो ये था ट्रांजिशन के बारे में। नेक्स्ट इज ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन में क्या होगा, यहाँ पे अब साइंस टीचर की जगह आ रहा है म्यूजिक टीचर, हिंदी टीचर। ठीक है, मतलब क्या है, सब्जेक्ट ही चेंज हो गया कि प्यूरिन की जगह कौन आ रहे हैं, पिरामिडिन्स, और पिरामिडिन्स की जगह रिप्लेसमेंट हो रही है प्यूरिन्स की, दैट इज ट्रांसवर्जन। ठीक है, जो पॉइंट म्यूटेशन है, जीन म्यूटेशन, उसका जो सेकंड टाइप है दैट इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और गिबरिश म्यूटेशन। यहाँ पे क्या रहता है कि कुछ केमिकल्स होते हैं लाइक एरेडीन एंड प्रोफ्लेविन। एरेडिन और प्रोफ्लेविन क्या करते हैं, ये ऐसे केमिकल्स हैं जिनके कारण या तो एक या एक से ज्यादा नाइट्रोजनस बेसिस या तो चले जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा, या फिर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट या फिर गिब्रेस म्यूटेशन ऐसी म्यूटेशन है जिसमें कुछ केमिकल्स के कारण वो केमिकल क्या है, एरिडिन और
प्रोफ्लेविन, जिनके कारण नाइट्रोजनस बेसिस का लॉस हो जाता है, एक या एक से ज्यादा नाइट्रोजनस बेसिस का लॉस हो जाएगा। देखो क्या होगा, लॉस हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा अगर नाइट्रोजनस बेसिस का, तो डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो जो जेनेटिक कोड की रीडिंग है वो अलग हो जाएगी, और जेनेटिक कोड की रीडिंग अलग हो गई तो जो प्रोटीन्स वगैरह बन रहे हैं वो भी अलग होंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है थैलेसीमिया। क्या एग्जाम्पल है? थैलेसीमिया। देखो सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, ठीक है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये कुछ फिनाइलक्यूटिनेरिया, ये ऐसी कुछ डिजीज हैं, डिसऑर्डर्स हैं जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है। इसीलिए हमने सिकल सेल एनीमिया को सब्सटीट्यूशन में एक्सप्लेन नहीं किया। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, सिंगल जो जीन म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, तो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। सारी डिसऑर्डर्स को एक साथ ही पढ़ेंगे ताकि क्या है, मैश क्रिएट ना हो। तो म्यूटेशन यहीं पे खत्म होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर म्यूटेशन कंप्लीट हो गया है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो गई है, जीन म्यूटेशन हो गई है। अब एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस का मतलब है किसी भी एक कैरेक्टर का जो इनहेरिटेंस हो रहा है पूरी फैमिली में, उसको एक फैमिली ट्री बना के पढ़ना, उसको सिंबल्स यूज करके स्टडी करना, दैट इज द पेडिग्री एनालिसिस। मतलब हम उस ट्रेट को एनालाइज कर रहे हैं, उस ट्रेट के बारे में क्या है, जानकारी हासिल कर रहे हैं कि किसको पहले थी, किसको है। और इससे रिलेटेड एक या दो मतलब यूजुअली एक बार आ जाता है क्वेश्चन, बोर्ड में भी आ जाता है, नीट में भी आ जाता है कि आपको एक पेडिग्री एनालिसिस दे दी जाएगी, एक फैमिली ट्री बना दिया जाएगा और उसमें पूछेगा कि किस तरह का इसमें ट्रेट हो रहा है, ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक्ड है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है। तो कैसे जानेंगे? क्या वो बेसिक कैरेक्टर्स है जिनके कारण हम पहचान पाएंगे कि हाँ ये डोमिनेंट है कैरेक्टर, या फिर ये रिसेसिव ट्रेट है, ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। तो पेडिग्री एनालिसिस को पढ़ने से पहले उसके सिंबल्स के बारे में जानना जरूरी है कि पेडिग्री एनालिसिस में कौन कौन से सिंबल्स होते हैं जिनके थ्रू हम क्या है, एक फैमिली ट्री की फॉर्मेशन करते हैं, एक फैमिली ट्री बनाते हैं। ठीक है, तो एक स्क्वायर मिलेगा आपको, अगर सिंपल ऐसा स्क्वायर बना हुआ है देन इट इज अनअफेक्टेड मेल, सर्कल है देन इट इज अनअफेक्टेड फीमेल, एक रोम्बस लाइक स्ट्रक्चर है देन इट इज सेक्स अनस्पेसिफाइड। ठीक है, अगर इन्हीं को डार्क कर दिया जाए ऐसे, ठीक है, अगर इन्हीं को डार्क कर दिया जाए तो वो कहलाएंगे क्या, अफेक्टेड मेल या अफेक्टेड फीमेल। ठीक है, अगर सिंपल है, अगर आपको ऐसे बिल्कुल उसमें कुछ नहीं बना हुआ, एक सिंपल स्क्वायर बना हुआ है देन इट इज अनअफेक्टेड। ठीक है, अगर उसी को क्या कर दिया जाए, फिल कर दिया जाए ब्लैक कलर से, पूरा डार्क कर दिया जाए तो वो कहलाएगा अफेक्टेड मेल। अगर स्क्वायर है, सर्कल है तो अफेक्टेड फीमेल। ठीक है, अगर मेल और फीमेल के बीच में एक सिंगल लाइन आपको ऐसे नजर आएगी देन इट इज द मेटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल। लेकिन वहीं पे अगर दो लाइन आ जाए, सिंगल लाइन तो मेल और फीमेल के बीच में मेटिंग को शो करता है, लेकिन अगर डबल लाइन आ जाए दैट इज द मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स। ठीक है, रिलेटिव्स की शादी होगी तो अगर जैसे कि मुस्लिम फैमिलीज में होता है यूजुअली, तो वहां पे क्या है, अगर कोई भी दो रिलेटिव्स की शादी हो जाती है, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, तो ठीक है यहाँ पे क्या है, डबल लाइन लगा दी जाती है एंड दैट इज नोन एज कंसेंग्यूनियस मेटिंग, मेटिंग बिटवीन द टू रिलेटिव्स। ठीक है, वहीं पे अगर एक रोम्बस है ऐसा, उसमें नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, लेट्स सपोज यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो मीन 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स। अगर ये लिखा हुआ है एक स्क्वायर है, ठीक है, देन इट्स सर्कल, एक लाइन बना के यहाँ पे सर्कल बना दिया, स्क्वायर बना दिया, सर्कल बना दिया, तो ये क्या है, दीज आर द पेरेंट्स और ये क्या है, उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं। यहाँ से शुरू करेंगे, द फर्स्ट चाइल्ड इज द फीमेल चाइल्ड, सेकेंड चाइल्ड इज द मेल चाइल्ड एंड द थर्ड चाइल्ड इज द अगेन द फीमेल चाइल्ड। तो लेफ्ट से स्टडी करना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो बच्चा होगा उस कपल का वो लेफ्ट में होगा, देन सेकेंड एंड द थर्ड। तो ये सिंबल्स हैं पेडिग्री एनालिसिस के। जो कंप्लीट पेडिग्री एनालिसिस है या जो ट्रेट हैं, डिफरेंट टाइप की ट्रेट्स होती हैं, लाइक ऑटोसोमल रिसेसिव कि जो क्या है, देखो दो तरह के क्रोमोसोम है, पहले भी बताया था, ऑटोसोमल और क्या है, एलोसोमिक। जो सेक्स क्रोमोसोम है XX XY दे आर नोन एज द एलोसोम्स, और उसके अलावा जो दूसरे क्रोमोसोम्स हैं दे आर नोन एज ऑटोसोम्स। तो कोई भी ऐसी ट्रेट जो ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट है
रिसेसिव है या डोमिनेंट है, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही है या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है, तो जो हेटेरोजाइगस में कर रही है वो डोमिनेंट, जो जिसको होमोजाइगस कंडीशन चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करवाने के लिए वो कहलाती है रिसेसिव। अगर जो डिजीज है वो एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, मतलब उसकी जो जीन है दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम और द वाई क्रोमोसोम, दैट इज नोन एज द एक्स लिंक्ड भी बोलेंगे उसको, सेक्स लिंक्ड भी बोलेंगे, सेक्स लिंक्ड ट्रेट या एक्स लिंक्ड ट्रेट डिजीज जो भी है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंप्लीटली ओनली एंड ओनली ऑफ द पेडिग्री एनालिसिस, जो रूल्स हैं पेडिग्री के, ठीक है, कि क्या क्या रूल्स होने चाहिए। इसके अलावा बेटा जितना पेडिग्री एनालिसिस के तुम क्वेश्चंस लगाओगे, जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे, उतना ही क्या है आसानी से तुम्हें पेडिग्री आएगा। अदरवाइज क्या रहता है कि एक बार जब वीडियो देखोगे कि हाँ हमें आ गया, पता चल गया कि कैसे पेडिग्री सॉल्व की जाती है, कैसे क्वेश्चंस लगाए जाते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम। नीट में इतना टाइम नहीं होता तुम्हें, ठीक है, बायो करके फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी बहुत सारा टाइम चाहिए होता है, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जितनी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्या होगा तुम्हारे लिए फायदा होगा। जैसे तुमने टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़े होंगे तो उनका क्या रहता है कि जब वो किसी भी चीज को इतना डीपली पढ़ते हैं, बिल्कुल घुस जाते हैं, एक किताब, दो किताब, तीन चार, जितनी भी हो सके, जब तक वो टॉपिक क्लियर ना हो जाए उसके ऊपर कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा बायो के लिए तो तुम्हें एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ एक टॉपिक होते हैं जो एनसीईआरटी से बाहर करने होते हैं, अदरवाइज एनसीईआरटी इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। प्लस में यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर एमसीक्यूज। एमसीक्यू करते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, मॉक टेस्ट के साथ साथ क्या हो जाएगा, तुम्हारा टाइम रिड्यूस हो जाएगा। टाइम रिड्यूस होगा, अगर 3 घंटे का पेपर तुम 2 घंटे में कर पा रहे हो तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा, एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो हर एक चैप्टर के अपने जो बेस हैं, बेसिक है, क्लियर करते जाओ और साथ साथ में उन्हीं चैप्टर्स के क्या है एमसीक्यू लगाते रहो। सो that's it for today. If you like my video then please share and subscribe my channel. Thank you.